हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल कोचिंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? इसमें हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड द स्टूडेंट्स जो भी पेन एंड पेपर से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पे क्लिक करके इस लेक्चर का पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, लेक्चर को एंड तक देखें, अच्छे से समझें और एंड में आपको डीपीपी मिलेगा, उस डीपीपी को ज़रूर सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? फील करो, है ना, मजे लो फिजिक्स का। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट 2,3। ओके, यानी कि अगर आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है 2,3 पे, इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो आप क्या सोचोगे? क्या इसे ऐसे करोगे? तो आप यही सोचोगे, आपके मन में यही चल रहा होगा कि पहले हमें इधर चलना है 2 यूनिट 2 और इधर चलना है कितना 3। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पोजीशन 2,3 पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से सोचो। या फिर यहाँ पहुँचने के लिए एक अलग भी आपके पास रास्ता है। एक रास्ता ये भी है कि या तो आप डायरेक्ट ऐसे चले जाओ सर, तो भी आप 2,3 पे पहुँच जाओगे, है ना। तो अगर हम ऐसे जाकर, पहले ऐसे जाकर फिर ऐसे जाते हैं तो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, और डायरेक्ट जाते हैं तो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसे मान लो वेक्टर आर बोला, वेक्टर आर बोला। तो इस वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले एक्स एक्सिस में गए, कितना 2 यूनिट, तो 2 लिखा। एक्स में जाने के लिए क्या लगाते हैं? आई कैप, तो 2i कैप हो गया। प्लस वाई में कितना गए? 3 यूनिट, तो 3 लिखा। वाई में जाने के लिए क्या लगाते हैं? जे कैप, तो इसे क्या लिख दिया? जे कैप। दैट मीन्स वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेयर P इज द पॉइंट 2,3। तो इस पॉइंट का, इस पोजीशन का हम लोग वेक्टर लिख दिए और इसीलिए इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। बोलो, बात समझ आया? कितना इजी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी पोजीशन के सिचुएशन को दिखाने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको दिखाना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लिखिएगा ना, कि बिना रेफरेंस पॉइंट के आपका काम चल जाएगा? नहीं, कभी नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इस रेफरेंस पॉइंट को, हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना कि हम इसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में, और इसे हम लोग कह देंगे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। इसीलिए इसे वेक्टर ओपी कहा गया। वेक्टर ओपी दैट मीन्स वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बोलो, बात समझ आया? तो बहुत ही सिंपल है। मान लो एक रेफरेंस पॉइंट है, हमने ओरिजिन ले लिया यहाँ पे O, और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो आप इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? तो आप इसे लिख सकते हो OP वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी P होगा xi कैप प्लस yj कैप। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। बोलो, बात समझ आया क्या? पक्का? ठीक। अगर मैं इसके, अब तो 2 पॉइंट हो गए, चलो भाई ऐसे लिखा पॉइंट को, शॉर्टकट में ऐसे लिखना है, हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड के बात होगा तो क्या करोगे? तो मैग्नीट्यूड आपको सिंपल पता ही है,
कैसे निकाला जाता है? एक्स वाई यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में हो तो डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली ख़त्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। हाँ, अगर किसी ने कह दिया कि सर इसका डायरेक्शन बताइए, तब डायरेक्शन बताइए तब, तो डायरेक्शन कैसे लिखिएगा? तो डायरेक्शन ओपी कैप लिखिएगा, ओपी कैप, क्योंकि ओपी वेक्टर की डायरेक्शन कौन डिनोट करता है? यूनिट वेक्टर, तो ओपी कैप ही तो लिखिएगा, है ना। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा ओपी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ओपी वेक्टर। आपको पता होगा ये बात ऑलरेडी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं या फिर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। लाइट ऑफ कर दो जी। हाँ, तो बात समझ आया क्या? बहुत ही ईजी कहानी है। यानी कि अगर कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं ऐसे यहाँ पे ए कॉमा बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर, आप इसे ओपी कहो या वेक्टर आर कहो, तो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके मन में क्या चल रहा होगा? आपके मन में सिंपली ये चल रहा होगा कि सर आपने 2D 2 डायमेंशन में तो बहुत ही आसानी से बता दिया, क्या 3 डायमेंशन में इसको लिख कर दिखाएंगे? तो चलो आ जाओ 3 डायमेंशन में लिख के दिखाते हैं। मान लो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, इसे हमने माना z एक्सिस, इसे क्या मान लिया? z एक्सिस बाहर की तरफ। और मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, और ये है अपना ओरिजिन। तो इसे आप क्या मान रहे हो? इसे मान रहे हो वेक्टर आर। समझ रहे हो बात को? वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को कैसे लिख दोगे? वेक्टर आर को लिखोगे सिंपली एक्स एक्सिस में तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सिंपल, खत्म खत्म हो गया। 3D में भी आ गया ये। वही कहानी सर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ये ले लो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही आसान है। ये सब आपको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पिछला 2-3 लेक्चर से तो हम लोग यही कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं। बट फिर भी समझिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना है पोजीशन वेक्टर को, ठीक। ओके सर, आर कैप क्या होगा? वही कहानी, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, खत्म। आर कैप क्या देता है सर? इसका डायरेक्शन दे रहा है, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, ऐसे, जो कि एक यूनिट वेक्टर है आर कैप। बोलो क्लियर हुआ? बात समझ आ गई? सवाल करें इस पे? आ जाओ, ठीक। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन दिए हुए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर बताना है एंड ऑल्सो फाइंड दियर डायरेक्शन, और उनके डायरेक्शन भी बताने हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप भी इसे आसानी से लिख सकते हो। पहला, अगर आप देखोगे तो P पॉइंट का है और इस क्वेश्चन में रेफरेंस की बात नहीं किया उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रेफरेंस अपने तरफ से ओरिजिन मान लेना है। क्या मान लेना है? ओरिजिन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेक्टर R, इसे R1 नाम दे देता हूँ, ठीक। वेक्टर R1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, खत्म। इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, देख लो आप। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 4 16, कितना हो जाएगा? 25 का 5। ओके, तो R1 का कैप क्या होता है? R1 का कैप होता है वेक्टर R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1। सिंपली वेक्टर R1 क्या आ जाएगी? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, खत्म। तो ये उसका डायरेक्शन हुआ और ये हुआ पोजीशन वेक्टर। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओहो, 3D से रिलेटेड सवाल, कोई बात नहीं,
इसे नाम दे दिया R2 वेक्टर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 वेक्टर को लिखूंगा 3i कैप माइनस है -6j कैप माइनस यहाँ भी तो -2k कैप, जेड एक्सिस में k कैप लगा दिया। ये हो गई आपकी पोजीशन वेक्टर। इसके डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, डायरेक्शन कैसे निकलेगा। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। चलो भाई मैग्नीट्यूड 3a² प्लस -6² प्लस -2a², कितना आ जाएगा सोचो। 3a² 9, 9 और 16 45, 45 और 4 49, 49 दैट मीन्स 7, कितना आ गया 7 आ गया वैल्यू। तो R2 का कैप कितना हो जाएगा, R2 का कैप हो जाएगा R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर। एग्जैक्ट यूनिट वेक्टर ही तो निकाल रहे हैं डायरेक्शन के नाम पे, और क्या कर रहे हैं, इसलिए इजी है। तो क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर ये रहा 3i कैप -6j कैप -2k कैप अपॉन कितना 7। सो दिस इज योर आंसर। खत्म सेकंड का। थर्ड आप खुद कर लोगे, ठीक, थर्ड खुद करना। बात समझ आया। क्या करना है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट हो जाता है, यूनिट वेक्टर ही उसका डायरेक्शन देता है। बोलो क्लियर हो गया, 2D में भी क्लियर हो गया, 3D में भी क्लियर हुआ। ठीक, एक दो सवाल और देखते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,3√3 with respect to the origin and also find the angle of the position vector। जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसका एंगल बताना है with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ से बताना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट भी करोगे तो ऐसे समझ आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 3,√3 कहीं यहाँ होगा, 3,3√3 मान लो पॉइंट P मान लिया। इसके पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ये रहेगा, नाम क्या दूंगा R। तो सॉल्यूशन इसका कितना सिंपल है, R वेक्टर क्या लिखा जाएगा, R वेक्टर लिखाएगा 3i कैप प्लस 3√3j कैप। ठीक, एकदम खत्म, आंसर आ गया, खत्म। दूसरा ऑल्सो सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसके बारे में बात करना है। तो मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा बना रहा है तो सोचो अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 और ये वैल्यू कितनी आएगी 3√3। ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3√3 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 3, कट गया 3 से 3, क्या बचा √3। अगर tan थीटा की वैल्यू √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी 60 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो खत्म। तो कितना आसान सा सवाल है, पोजीशन वेक्टर बताना था और साथ में एक्स एक्सिस से कितना एंगल निकालना है वो भी बताना था। बोलो बात समझ आया क्या, चलो ठीक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A -2,2 एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग OA इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस, कीपिंग द एंड ऑफ ओरिजिन फिक्स्ड, एंड ऑफ ओरिजिन को फिक्स्ड करके। तो पहले ऊपर वाला करते हैं फिर इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो है पॉइंट A है -2,2 और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली लिख देंगे वेक्टर R इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 2j कैप। बोलो बात समझ आया क्या। उसके बाद के कहानी सोचो। पहला तो आंसर बहुत ही सिंपल था, पहला जो आंसर है बहुत ही सिंपल था,
सिर्फ पोजीशन वेक्टर लिखना था और हमने आसानी से लिख दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमें कि क्या होगा, है कि नहीं बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ गया, व्हेन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग OA इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट OA है ना, इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। कैसे करना है? y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस हमारा ऐसे है और इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे समझना, ऐसे, ठीक है। कीपिंग द एंड ऑफ ओरिजिन फिक्स्ड, और ये जो ओरिजिन का एंड है इसको वहीं पे फिक्स रखना है। जैसे समझो बात को, ऐसे है ना, ऐसे, और इसको ऐसे घुमाना है पकड़ के, टिंग, ओरिजिन वहीं पे रहेगा। तो ऐसा करने से क्या बनेगा? ऐसा करने से क्या ये कैसे कोण बन जाएगा क्या? तिरछा हो गया लाइन, बट आप समझ लो, ऐसा करने से कोण बन जाएगा क्या? और इसी कोण का हमें वॉल्यूम बता। तो ध्यान से देखो, ये जो हो गया ये इसका रेडियस कहलाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू 2 है। ये देखो, ये वाली 2 तो 2, तो ये वैल्यू भी 2 हो गई। और ये वाला पॉइंट हाइट कहलाएगा क्या? और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो सिंस हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही है, लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू पाई लिख दिया, r की वैल्यू 2 का स्क्वायर और h भी लिखा 2। तो क्या आ गया? 1/3 इंटू पाई इंटू 4 2 जा 8, ठीक है। तो यानी कि 8/3 पाई यूनिट क्यूब। ऐसा क्यों किया? यूनिट क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में होता तो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब लिखते, मीटर में होता तो मीटर क्यूब लिखते, किलोमीटर में होता किलोमीटर क्यूब लिखते। हमें पता ही नहीं क्या है तो यूनिट क्यूब लिख के छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या? चलो आगे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले आप 9th 10th में भी सुने होंगे, 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो लेंथ ऑफ, ये क्या लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Whose डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। वो तो बात ठीक है, डायरेक्शन ले लेंगे, बट कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लेंथ होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, वो लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलो भाई बात ठीक है। मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A x1, y1 एंड पॉइंट B x2, y2। और अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में ये जो वेक्टर AB है वही बताना है। इनिशियल पोजीशन हमने A को माना, फाइनल पोजीशन हमने B को माना, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसे हम लोग वेक्टर S भी कह सकते हैं। वेक्टर S, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया जाता है, तो वेक्टर S भी कह सकते हैं। हमें इसे निकालना है, ठीक है। सोचो जरा, इस डायग्राम को देखो और पता करो कि क्या हो रहा है। यह डायग्राम कुछ ऐसा लग रहा है क्या? वेक्टर OA ऐसे गया है, इसका हेड और वेक्टर AB का टेल ऐसे ज्वाइन हुआ है, तब जा कर के ये ऐसे एक और नया चीज़ ज्वाइन हुआ है जो है वेक्टर OB। तो क्या ट्रायंगल लॉ से ये बात आप कह सकते हैं? ट्रायंगल लॉ याद है ना वेक्टर एडिशन का? तो ट्रायंगल लॉ से आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। बोलो बात समझ आया क्या? तो इसलिए वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। खत्म। यही तो है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्या लिखोगे? वेक्टर AB इज इक्वल टू, OB को हमने R2 बोला तो AB को S बोल देता हूँ। वेक्टर S इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
और इसी को हम लोग चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं बाबू, चेंज इन पोजीशन, इसी को चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को। और इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। वो तो हम लोग खैर समझेंगे ही, काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन तो अभी इसे समझो। ठीक सर, अब आगे क्या करें? आगे देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा सा जगह है हमारे पास, एक फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। आगे जो हमें करना है वो करना ये है कि देखो जो वेक्टर OA था उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वेक्टर OB था, उसका वैल्यू कितना था? उसका था x2 i कैप प्लस y2 j कैप। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखते। तो वेक्टर जो AB हुआ वो क्या हुआ? OB माइनस OA, OB माइनस OA। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं OB में से OA को माइनस करो, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ। माइनस करने पे क्या मिलेगा? AB वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस कर दो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बिल्कुल आसान। चलो इसे अच्छे से समझाता हूँ। हम लोग देखो क्या है, OA वेक्टर लिख दिया, OB वेक्टर लिख दिया, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। वेक्टर AB की वैल्यू कितनी आई? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर आपको समझ आएगा तो दो चीज़ आप और पूछोगे। पहला पॉइंट, दूसरा क्या होगा? सर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का? तो देखो जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट ले करके ऐसे लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आया क्या? हाँ। अच्छा, इसे देखने से कुछ और भी फील हो रहा होगा। ओ तेरी, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है जो 10th क्लास में पढ़ा था। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सर धोखा हो गया हमारे साथ। तो ये वेक्टर में इतना नौटंकी करने के बाद ही आया। तो ये सब चीज़ें एक ही जैसा है। सब चीज़ें कैसा है? सारी चीज़ें एक ही जैसा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन हाँ, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक, ओके। सर वेक्टर AB का कैप कैसा होगा? वही काम करेंगे, वेक्टर AP अपॉन मैग्नीट्यूड इतना, इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका डायरेक्शन आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। बोलो क्लियर? बात सारा समझ में आ गया? सर यही अगर 3D में होता तो क्या करते? उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ 3D से पहले, ठीक है? यहीं पे समझा देता हूँ। ओके, तो देखो क्या कितना आसान है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीखिए। देखिए कितना आसान है। अगर कोई AB वेक्टर लिखने बोल रहा है तो चुपचाप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा AB, मतलब B माइनस A, OB माइनस OA, ये शॉर्ट है। अगर कोई PQ वेक्टर लिखने बोल रहा है तो Q माइनस P, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर कोई ये आप ऐसा कुछ भी नाम ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल XY वेक्टर लिखने बोल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो OY वेक्टर माइनस OX वेक्टर। बोलो बात समझ आया क्या? तो ये इजी होता है, इसलिए देखो ध्यान से, यहाँ भी आया हुआ है और हमने प्रूफ भी करा कैसे आया। तो बात समझ में आया क्या? AB वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OA, शॉर्ट लिखने का तरीका। तो शॉर्ट लिखने का तरीका हम डायरेक्ट लिख लेंगे। जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं, 5,6 और 9,10 ऐसे। अब इसे हमने माना पोजीशन P, इसे माना पॉइंट Q, हमें निकालना है PQ वेक्टर। तो क्या डायरेक्ट लिख लो भैया, 9 में से 5 गया, x वाले में से x वाले को माइनस करो, क्योंकि ऐसा है ना, तो ये हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर ऐसे। तो 9 में से 5 गया 4i कैप प्लस 10 में से 6 गया 4j कैप, खत्म। 4i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड पता ही है कैसे निकाला जाता है,
डायरेक्शन पता ही है कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर की मदद से। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। उतना पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया भूल जाओ, ऐसे लगाओ, बट वो फील कराने के लिए होता है कि कैसे आया, कैसे आया। ठीक है, मान लो अगर यही 3D में होता तो कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। आ जाओ मैं समझा देता हूँ 3D को। हाँ तो हमने मान लिया भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। हमने ओरिजिन से ए को लगाया वेक्टर ओ ए, ओरिजिन से बी को माना वेक्टर ओ बी। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वेक्टर ए बी। वेक्टर ओ ए को हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हम लोग वेक्टर ओ बी को सर क्या लिखने वाले हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सर वेक्टर ए बी को क्या लिखने वाले हैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। सर जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि आपको भी ये बात पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सर ये तो हो गया। सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, ऐसे लिखूंगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सर इतना बात तो फील हुआ, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो चलो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, सवाल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव, सॉरी यस नहीं होगा, पार्टिकल होगा। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सीधी सी बात है भैया, हमें PQ वेक्टर निकालना है। सर आपने शॉर्टकट बताया था PQ मतलब Q माइनस P, Q माइनस P। Q क्या है, ये है, तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5 i कैप प्लस 15, 15 में से 3 गया, कितना 12 j कैप। खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। लत तेरी, ये कैसा था सवाल, ऐसा ही था। हाँ अगर इसे में बोला होता कि ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन, लो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी निकालना होता तो इसका मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड यानी और इसका मतलब मिला जुला कर इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ता, तो डायरेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता। ऐसे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना आ गया सर 169 आ गया। ये कितना का होता है 13 का होता है, 13 आ गया। सिंस पी क्यू का कैप इज इक्वल टू पी क्यू वैक्टर अपॉन मोड ऑफ पी क्यू वैक्टर, कब से बता रहा हूँ, लिख लो वैल्यू 5 i कैप प्लस 12 j कैप अपॉन 13, लग गया। दिस इज योर आंसर। ये था डायरेक्शन, ये था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बहुत ही इजी है कहानी, और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, ड्रॉप मत कर दो लेक्चर को ये सोच के किया खत्म हो गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी और भी अच्छा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ठीक है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 0, 0, 0 एंड 1, 2, 2 and the magnitude of force F21 is 3 Newton. If F21 is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then find the value of x plus y plus z. चलो देखते हैं भाई, समझते हैं हुआ क्या इस सवाल में।
हुआ ये कि मान लो जो पहला चार्ज है Q1 वो रखा हुआ है Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज रखा हुआ है 0,0,0, यहीं पे ओरिजिन है हमारा। जो दूसरा चार्ज है Q2 ये रखा हुआ है 1,2,2 इस पोजीशन पे। मान लो जो पहला पॉइंट चार्ज है Q1 वो रखा हुआ है 0,0,0 पे, एंड जो दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 वो रखा हुआ है 1,2,2 पे। अब इस पे जो लगने वाला फोर्स है ना, इसको हम लोग कहेंगे F21 दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझिए इस बात को, ऐसे लिखा जाता है, कोई खास बात नहीं है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरा पर फोर्स लगने वाला फोर्स 1 के कारण, दूसरा पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण। ऐसे आया बात समझ में। और इस फोर्स जो है इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्म में है। तो हमें बताना है x + y + z की वैल्यू। अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ इसके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेक्टर s होगी, जिसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अब डायरेक्शन इधर क्यों होगा? डायरेक्शन इधर क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो चार्जेस के बीच में लगते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं, वो हमेशा ऐसे लगते रहते हैं। आया बात समझ में? इस वजह से। तो खैर अभी देखो जो वेक्टर F21 है उसे तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वेक्टर F21 का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर F21 का कैप। बात समझ आया क्या? दुनिया के किसी भी वेक्टर को ऐसे ही तो लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। ये देखो 3 न्यूटन यहाँ पे दे रखा है। बोलो बात समझ आया? और इसका डायरेक्शन कितना है? तो इसका डायरेक्शन देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। इसका जो डायरेक्शन है F21 का जो कैप है वो S कैप के इक्वल है। फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, दोनों बराबर हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों बराबर दैट मीन्स पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो S कैप होगा वही तो F कैप होगा। तो यानी कि हमें S कैप निकालना है। S कैप कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले वेक्टर S निकालो। वेक्टर S क्या है? वेक्टर S की बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 में से 0 गया 1 I कैप प्लस 2 में से 0 गया 2J कैप प्लस 2 में से फिर से 0 गया 2K कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। लो मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1² प्लस 2² प्लस 2²। कितना आ जाएगा? 9। 9 का कितना होता है? 3 होता है। बोलो बात समझ आया? ठीक। तो इसलिए यहाँ पे S कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर S अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर S, दैट मीन्स 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप अपॉन कितना? 3। ये है S कैप, और यही S कैप तो F कैप के इक्वल है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सिंपली I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, कटेगा तो क्या बचेगा? ये बच गया I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। बट उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो चीज़ें हैं F2, ये F2 है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप के फॉर्म में, और हमारा जो आया ये वाला आया इस फॉर्म में। इट मीन्स दैट जो x की वैल्यू होगी 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। देखो समझो, x के जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 2। तो
x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आएगा 1 + 2 + 2, इसी का तो वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स कितना 5। सो दिस इज योर ऑप्शन। ये आपका आंसर है। बात समझ आया क्या, या एक बार फिर से समझाऊं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करो और देखो।